हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1830 की यूरोपीय क्रांतियाँ। तो पहला जो पॉइंट आता है फ्रांस की जुलाई क्रांति। तो हम लोग जान लेते हैं जुलाई क्रांति। इससे पहले आप लोग नए हमारे ये चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जब भी डालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग फ्रांस की जुलाई क्रांति। नेपोलियन के पतन के पश्चात फ्रांस में पुनः बिना कांग्रेस द्वारा बूर्बो राजवंश का शासन स्थापित हुआ। दो जून 1814 को लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते उसने एक संवैधानिक घोषणा पत्र जिसमें क्रांति द्वारा प्रतिष्ठित सभी विद्वानों को मान लिया गया। 1824 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका राजगद्दी चार्ल्स दसम को मिला। वह एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। वह पुरानी व्यवस्था को फिर से फ्रांस में लागू करना चाहता था। वह कहा करता था कि इंग्लैंड में राजा की तरह शासन करने से तो मैं 100 लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। राजा बनते ही उसने उदारवादियों का दमन करना शुरू कर दिया। जनता की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। फलतः चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा, परंतु उसने अपने विरोध की परवाह नहीं की। 1830 में उसने पॉलीग्नेक नामक एक कट्टर प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखते देखते विद्रोह की अग्नि सारे फ्रांस में फैल गई। 26 जुलाई 1830 को रात भर पेरिस क्रांति के नारों से गूंजता रहा। राजा के सैनिक जनता के विद्रोह को नियंत्रित कर नहीं सके। अनेक सैनिक मारे गए, बहुत से सैनिक क्रांतिकारियों के साथ हो गए। 27 से 29 जुलाई तक जनता और राज सैनिकों में संघर्ष चलता रहा। यह दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन कहलाते हैं। जनता ने पेरिस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा की पराजय हुई। अंत में चार्ल्स दसम को 31 जुलाई को पेरिस छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। 1830 की क्रांति में आरंभ हुई थी। 1830 की क्रांति जुलाई में आरंभ हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद फ्रांस में बूर्बो राजवंश का अंत हुआ। आर्लियन वंश के लुई फिलिप को राजगद्दी सौंपी गई। मेटरनिक के अनुसार जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्योंकि मेटरनिक का कथन है कि मेटरनिक के अनुसार जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला पॉइंट है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। कहता है कि 1453 में सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। यूनान एक प्राचीन संस्कृति वाला देश था। यूनानी सभ्यता की साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। धीरे धीरे तुर्की साम्राज्य कमजोर होने लगा। इसकी दुर्बलता के कारण तुर्की यूरोप का मरीज कहलाने लगा। यूनान धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर पहचान रखता था। फलतः तुर्की शासन से आज़ाद होने के लिए यूनान वासियों ने आंदोलन शुरू कर दिए। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए। कॉन्स्टेंटाइन नामक एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों को प्रकाशित कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना को जगाया। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना भी कहा जाता है। चलिए देखिए अगला पॉइंट है यूनान में विद्रोह। जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे।
1827 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस ने पहली बार मिलीजुली सैनिक कार्रवाई का निर्णय लिया। तीनों देशों की संयुक्त नौसेना नवरिनो की खाड़ी में भेजी गई। युद्ध में तुर्की की बुरी तरह पराजित हुई। रूसी सेना विजय हासिल कर कुस्तुतुनिया की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर सुल्तान ने घबराकर 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल से संधि कर ली। तो चलिए यहाँ पे तो हम लोग इसको जानने का प्रयास किए। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हैं। यहाँ 1829 होगा, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।